नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अलीगढ़ की एक घटना के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये घटना बहुत ही लोमहर्षक, भयानक, डरावनी, विभत्स और दिल दहला देने वाली थी। अब भी कभी कभी वो घटना जब दिमाग में आती है और वो मंज़र आँखों के सामने से गुज़रता है तो रोएं खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। बात 8 अक्टूबर 2016 की है। थाना था छर्रा, गांव था सतरापुर, जिला वही अलीगढ़। ये मेवातियों का बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर मेवाती मुस्लिम्स बहुसंख्यक में रहते हैं। रात कोई 10 बजे रहे होंगे, 10 सवा 10 रहा होगा। इंस्पेक्टर छर्रा शत्रुघ्न उपाध्याय उन्होंने सीधे मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कि सर, एक बहुत गंभीर घटना हमारे थाना क्षेत्र के सतरापुर गांव में घटित हुई है। 3 मर्डर हुए हैं। एक महिला अनवरी बेगम, उम्र कोई 45 से 50 के बीच में, उनकी एक 13 साल की बेटी कौसर जहां, और तीसरा उनका बेटा अजीम, जिसको डॉन डॉन नाम से पुकारा जाता था, वो भी 15-16 साल का। महिला अनवरी बेगम की लाश गांव के बाहर गन्ने के खेत में, और वहां से थोड़ी दूर पर दूसरे खेत में अजीम यानी उस बेटे की लाश पड़ी मिली, और कौसर की लाश उसके घर में पड़ी मिली। उसने ये भी बताया कि कौसर और अनवरी बेगम यानी दोनों महिलाओं की लाश पर कोई वस्त्र नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों के साथ बलात्कार भी हुआ है। बात सुनते सुनते ही मेरी समझ में आ गया कि घटना बहुत गंभीर है, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसमें पुलिस अगर ज़रा सा भी ढीली पड़ी या सतर्कता या सावधानी हटी तो कोई न कोई गंभीर बात हो जाएगी। बिना देर किए हुए मैंने अपने एसपी रूरल यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के एसपी थे, संकल्प शर्मा, जो वर्तमान में बदायूं के एसएसपी हैं, हमारी एएसपी थी नई आईपीएस अधिकारी 2013 बैच की, छाछठ आरआर था, अमानत मान महिला अधिकारी थी, उसको बताया, और इन लोगों को कंट्रोल रूम से फ़ोन से बता दिया गया था। गंभीर घटना कंट्रोल रूम सेट पर नहीं बताते ताकि कोई रिएक्शन बाकी जगह न हो। फ़ोन से इनको कंट्रोल रूम ने बता दिया था कि ट्रिपल मर्डर हुआ है। ये सभी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। सुदूर गांव का मामला था और हेडक्वार्टर से करीब 35-40 किलोमीटर दूर था। छर्रा बाज़ार से आगे जाके सतरापुर की तरफ पतली सी सड़क गई है, वहाँ पर गाड़ियाँ रोक दी गई। वहाँ से कच्ची एक पगडंडी जैसी है, वहाँ से बिल्कुल गांव के मुहाने पे, गांव में घुसते ही वो पगडंडी 2 तरफ जाती है, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ। पहले से मौजूद इंस्पेक्टर मुझे बाईं तरफ ले गया। दूसरे मकान में 3-4 सीढ़ियाँ नीचे बनी हुई थी, थोड़ा सा चढ़ाई पर उसका मुख्य दरवाज़ा था लकड़ी का। उस दरवाजे से घुस के फिर दाहिने हाथ को गए एक छोटा सा कमरा, फिर एक और बरामदा जैसा, और उसके बाद एक रसोई थी जिसमें ताज़ा आटा गुथा हुआ था, और एक लड़की का नग्न शव पड़ा हुआ था। 13-14 साल की उम्र रही होगी, बच्ची ही थी, बिल्कुल नग्न शव। तुरंत चद्दर मंगवाया गया, कपड़े मंगवाए गए, और बिना, चूँकि सीन ऑफ क्राइम को मैंने पहले ही उससे बता दिया था इंस्पेक्टर से कि मैं पहुंच रहा हूं, मैंने वहीं से अपने यहाँ से ही आरआई को बताया कि फॉरेंसिक टीम तुरंत रवाना कर दीजिए।
जो जहाँ हो, अगर कम है किसी का वेट मत करिए। जो एक्सपर्ट हमारे हैं, फॉरेंसिक ऑफिसर हैं, उनको लेके गाड़ी फ़ौरन पहुँचे। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटना गंभीर है और घटना स्थल पे अगर ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे, बाद में फिर डिटेक्शन में दिक्कत होती है। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के लिए भी कहा गया कि उसको भी रात ही में भेजिए। फॉरेंसिक टीम जब तक वहाँ पहुँचे तब तक ये कहा गया है कि कतई क्राइम सीन को डिस्टर्ब न किया जाए। अगर कोई घर है तो बाहर से ताला बंद कर दीजिए, पीछे ड्यूटियाँ लगा दीजिए, कोई बाहर का आदमी ना आए, और अगर खुले में है तो उसमें येलो टेप लगवा दीजिए जो थाने पर उपलब्ध है। जब फॉरेंसिक टीम आएगी तभी कोई भीतर जाएगा। खैर, इसीलिए हमने भी उसको बाहर से ही देखा, लेकिन उस बच्चे को देख के मन बहुत ख़राब हुआ। बहुत छोटी मासूम लेकिन अच्छी लंबी दुबली पतली लड़की थी वो। उसके बाद बोले साहब ये बेटी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसे कहीं मार कर यहाँ लाया गया है। क्योंकि इसके एक हाथ में ताज़े गुथे हुए आटे के जो ट्रेसेस होते हैं उंगलियों में, नाखूनों में, और दूसरे हाथ में कुछ मिट्टी सी लगी हुई है, गीली मिट्टी है। ऐसा लगता है कि कहीं और इसके साथ कोई घटना हुई है। उसके बाद फिर वापस गांव के बाहर उसी पगडंडी से निकले। बीच में जो पतली सड़क थी जहां गाड़ियां खड़ी थीं, उसको क्रॉस करके आगे गए, और थोड़ा सा आगे जाके गन्ने के खेत के किनारे एक गड्ढा खोदा जा रहा था, ताज़ा ऐसा लगता है। 2 फावड़े वहाँ पड़े हुए थे, और उसी से करीब 10 कदम आगे उसके गन्ने के खेत में एक और महिला की लाश, वो भी निर्वस्त्र। टॉर्च की रोशनी में उसे भी देखा गया। वहाँ से निकल के कोई 100 कदम और उस घटना स्थल से अगर जैसे उस तरफ जा रहे हैं तो दाहिने हाथ की तरफ एक दूसरे खेत में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ था। लड़का था, 12-13 साल का बच्चा होगा। ये देख के बहुत दुख भी हुआ, मन भी खराब हुआ। और जब तक उसके बाद हम लोग गांव की तरफ आए कि लोगों से बातचीत की जाए, बिल्कुल वहाँ पर भीड़ तो बहुत आ गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। 150 लोग वहाँ पे थे। हमारी पूरी फोर्स आ गई, सारे अधिकारी मौजूद थे, सब लोग आ गए थे। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो बस एक चुप हज़ार चुप, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पूछा गया किसी को आते जाते देखा, बोले बिल्कुल सब नहीं देखा। जो बच्ची का शव उसके घर में था, उस घर का जो मेन दरवाज़ा था उसके ठीक सामने की तरफ स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी, और ये बताया गया कि अभी तो लाइट गई है लेकिन उस समय ये लाइट जल रही थी, जबकि अंदाज़न ये घटना हुई होगी। कोई भी किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई सूचना मौके पर नहीं दी, किसी भी तरह की सूचना। इनसे किसी रंजिश, कोई रंजिश नहीं साहब। ये सबसे गरीब परिवार था इस गांव का। इनके बच्चे बेटे सब सब उसका मजदूरी का काम करते हैं अलीगढ़ में। अनवरी बेगम के हस्बैंड की साहब उसकी डेथ हो गई है। खर्चा वर्चा कैसे चलता है कि साहब वो बच्चे जो कुछ कमा के देते हैं, बाकी गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसकी मदद करते हैं खाने के लिए, अनाज के लिए। खैर, पंचायतनामा के लिए कहा गया, 3 लाशें थीं। ड्रामा शुरू हो जाता है अगर देर तक आप डेड बॉडी को वहाँ छोड़ दीजिए तो जो जहाँ से आता है वहीं से एक किस्सा कहानी गढ़ के आता है और अपनी अपनी बातें कहने लगता है। 2 चीज़ें हुई कि सभी लोग सीधे यहाँ से पुलिस लाइन पहुँचे, क्राइम ब्रांच पहुँचे, और जो हमारी टीमें हैं जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की होती है, सर्विलांस की टीम, एएसपी को, इंस्पेक्टर को कहा गया कि आप यहीं रुक के पंचायतनामा तुरंत भर के पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना करिए, मॉर्चरी में पहुंचा दीजिए। बात समझ में नहीं आ रही थी। ये कहा गया कि कहीं से शुरुआत करनी है तो कहीं से शुरुआत करिए। इस बीच में
इंस्पेक्टर शत्रुघ्न उपाध्याय ने बताया कि इसका बड़ा बेटा आ गया है और उसके साथ गांव के 10, 12, 15 लोग थाने पर आ गए हैं, एफआईआर कराने के लिए कह रहे हैं। उनसे कहा गया फ़ौरन एफआईआर दर्ज कर दीजिए ताकि पोस्टमार्टम में जल्दी हो सके। क्राइम ब्रांच को ये कहा गया कि मृतका के पास अगर कोई मोबाइल है, इंस्पेक्टर से बात करके, अगल बगल किसी के पास कोई मोबाइल है, बच्चे की कोई मोबाइल है, ये सब अगर कोई है तो उसकी फ़ौरन सीडीआर निकाली जाए। 1 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि इंस्पेक्टर का फिर फ़ोन आया कि साहब इन्होंने वर्तमान प्रधान और उसके पक्ष के 6-7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया है। मुकदमा फ़ौरन लिख दिया गया। उस नेक मोहम्मद और वर्तमान प्रधान और तमाम लोगों के खिलाफ क्राइम नंबर लिखा गया 174/16, 147, 149, 452, 376D, 302, 120B और पॉक्सो एक्ट, अल्पवयस्क बच्ची के साथ बलात्कार। पूछने पर कि कौन कौन आए थे, उनका साहब पूर्व प्रधान खालिद आए हुए थे, 15-20 लोग थे। तहरीर संभवतः उन्होंने पहले ही तैयार कर रखी थी। थाने पर दी है, मुकदमा कायम किया जा रहा है। सभी लोग बैठ के बात कर रहे थे, सब अपने अपने स्रोतों को खंगाल रहे थे, देख रहे थे कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। जैसे ही उसने बताया कि साहब इतने लोगों को नामजद किया है और इतने लोग आए थे, तो फ़ौरन कहा गया कि जो नामजद लोग हैं उनकी सीडीआर तो अभी निकालिए, सवेरे तक क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे ही सवेरे हल्ला होगा, अखबारों में निकलेगा, टीवी पर आएगा, वैसे ही यहाँ पर तमाम लोग आने जाने शुरू हो जाएंगे, प्रेस वाले भी और पॉलिटिकल लोग भी। रात में ही कोशिश करके सुबह तक 8, साढ़े 8 बजे तक सीडीआर सभी नामित अभियुक्तों की आ गई। इनमें से एक को छोड़ के किसी की भी लोकेशन घटना वाले दिन गांव में नहीं थी और इतनी दूर भी नहीं थी कि वो घटना से आ जा सकें या अपने मोबाइल को छोड़ के इस तरह का कोई काम कर सकें, क्योंकि जैसे ही क्राइम ब्रांच को पता लगा, इन लोगों के नंबर मिल गए गांव से और इनसे संपर्क किया गया। ये सब मोबाइल सबका ऑन था और किसी की लोकेशन राजस्थान आई थी, किसी के हरियाणा आई थी। उनमें से एक यंग लड़का था जो बीटेक कर रहा था, उसकी भी लोकेशन आई, वो शायद गाज़ियाबाद में था। तो सिर सबका चकरा गया कि इतने लोग नामजद हुए और किसी की भी लोकेशन उस दिन नहीं है, इसका मतलब नामजदगी गलत है। और ये बात कहीं न कहीं कुछ और है इसमें। सवेरे फिर जैसे ही टीवी पे चलना शुरू हुआ, अधिकारियों ने कहना शुरू किया और हम लोग उस हर बात का जवाब देते रहे। 3-4 दिन इसमें निकल गया। 4 दिन 5 दिन बाद 4 दिन 5 दिन बाद फिर वही 4-5 दिन बाद अखबारबाजी शुरू हो गई। खबरें अलग अलग अखबारों में अलग अलग लोगों के हवाले से आने लगी कि साहब पुलिस अपराधियों पर मेहरबान, नामजद अपराधी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, नामजद अपराधी खुलेआम गवाहों को धमका रहे हैं, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। अचानक अखबारों से और तमाम छोटे छोटे जो चैनल्स होते हैं उस पर ये बात सुनकर कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर एक बार गंभीरता से घटना को देखने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि जो लोग नामजद हैं उनकी लोकेशन तो ठीक है और आप उनका पिछला रिकॉर्ड भी देखिए, ये भी देखिए कि क्या कितने दिन पहले वो यहाँ आए थे, कितने दिन पहले यहाँ से गए हैं। हो सकता है मोबाइल अपने रख के आए हों, हो सकता है कुछ शातिराना अंदाज में किया हो, लेकिन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद भी सब लोग इसी नतीजे पर पहुँचे कि ये लोग जो नामजद हैं इनमें से कोई भी उस दिन घटनास्थल पर नहीं था, यानी घटना इनके द्वारा कारित नहीं की गई थी। फिर अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन, बड़े बड़े डेलीगेशन, सभी राजनीतिक पार्टियों के 15 आदमी, 20 आदमी, किसी में कोई विधायक, किसी में कोई स्थानीय नेता कि साहब आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है और क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सबसे सस्ता आरोप जो पुलिस पर ये लगता है
कि साहब पुलिस ने पैसा ले लिया, इंस्पेक्टर बेईमान है, गिरफ्तार नहीं कर रहा है, मुझे पता है कि उसने इतना पैसा ले लिया। यही सबसे सस्ता और सबसे आसान या सबसे आसानी से लगा देने वाला आरोप है। ये लगभग 2 महीने तक ऐसा चलता रहा। सारे नंबर खंगाल डाले गए, जितने इन लोगों ने लिखाए थे, इन पे वादी, चूँकि वादी पक्ष के रोज़ 4, 6, 10 आदमी थाने पर, हमारे ऑफिस में, एसपी ग्रामीण के ऑफिस में रोज़ चक्कर लगाते थे, साहब क्या हुआ, साहब क्या हुआ। इतना दबाव बना दिया, इतना दबाव बना दिया, सब परेशान हो गए। 2 महीने बाद एक दिन ट्रैक्टर पे 50-60 ट्रैक्टरों पे लोग लद के, गांव के औरतें, बच्चे, आदमी, ये सब कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट में इन लोगों ने बाहर के गेट पर धरना दिया, नारेबाजी की, तमाम तख्तियां लिए हुए थे, सारा प्रेस इकट्ठा हो गया कि साहब अविलंब गिरफ्तारी की जाए। क्यों नहीं गिरफ्तारी? किसी ने कहा साहब गिरफ्तारी नहीं हुई 3 दिन में तो हम आत्मदाह करेंगे। बात उलझती जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना दबाव, और दरखास्तें आनी शुरू हो गई। जो अलग अलग चैनल से, गांव में जो वादी हैं मुकदमे के, उनसे, पूर्व प्रधान हैं उनसे, प्रधानों का संगठन एक वहाँ पर है, उत्तर प्रदेश प्रधान संघ, उनकी तरफ से, तमाम तरह से, और वो सीधे डीजीपी हेडक्वार्टर को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सब जगह चिट्ठियाँ जाने लगीं, और वहाँ से मुहर और दस्तखत चिड़िया बिठा बिठा के वो अल्टीमेटली जांच के लिए हमारे पास, टिप्पणी के लिए हमारे पास, स्पष्टीकरण के लिए हमारे पास आने लगे। तो ऊपर से भी, स्थानीय लोगों से भी, राजनीतिक रूप से भी पुलिस बहुत परेशान थी। अमानत मान जो हमारी एसपी थी उस क्षेत्र की, वो लगभग रोज़ सतरापुर जाती थी, उसी से वो ब्रीफ करती थी कि क्या हुआ, सीडीआर में क्या हुआ। कभी कभी लगता था कि अब शायद खुल जाएगा, फिर वो कहीं एक जगह जाके अटक जाता था, वो जो रास्ता चलता था, जो लाइन मिलती थी, वो कहीं न कहीं जाके रुक जाती थी। जिस दिन ये कलेक्ट्रेट में भारी हंगामा किया इन लोगों ने, ट्रैक्टर की ट्रालियों में लद लद कर आए, उस दिन भी अमानत मान घर ही पर, वहाँ गांव में ही थी। अलग अलग औरतों से बात करना, अलग अलग लोगों से बात करना, वहाँ पर घटनास्थल का बार बार निरीक्षण करना, किधर से आना। उसी ने ये खोज के निकाला था कि लड़की को ट्यूबवेल पे मारा गया है, और ट्यूबवेल पर मार के उसे उसके घर में फेंका गया है। उसी समय ये अंदाज लग गया था कि मारने वालों में 5-6 आदमी होंगे जिन्होंने ये तीनों हत्याएं की हैं। उसे भी उस दिन जाने पर जिन जिन लोगों से वो बात करती है, तो लोगों ने उसको बताया, अमानत को, कि ये सारे लोग आज कलेक्ट्रेट में धरना देने गए हैं, और ये कह के गए हैं कि अब इतना दबाव डाल देंगे कि पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, जो नामजद मुल्जिमान हैं। वहीं उसने ये भी बताया कि जो नामजद मुल्जिम हैं वो वर्तमान प्रधान के पक्ष के हैं, और जो पैरोकारी कर रहे हैं इस हत्या में, ट्रिपल मर्डर में, वो पूर्व प्रधान हैं, और इनमें बहुत ही ज़बरदस्त रंजिश है। लेकिन जो लोग मारे गए हैं वो जो पूर्व प्रधान था उसी के पक्ष में हैं, उसी के पक्ष के लोग थे, उनके साथ रहने वालों में थे, उनके सपोर्टर्स थे, और वही लोग इसलिए ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं। तो इसलिए पैरवी क्यों की जा रही है, इस पे भी बहुत ज़्यादा कोई कारण ऐसा नहीं मिला कि वो किया जाए। अमानत ने ये भी बताया वहाँ से कि आज जो ट्रैक्टर पे लोग लद के गए हैं, सबको सारे ट्रैक्टर किराए पर, यानी जिनसे ट्रैक्टर लिया गया है, कुछ गांव के थे उसके पक्ष के, उसके अलावा जो बाहर से ट्रैक्टर आए हैं, सबका किराया, सबका तेल भरवाने का काम खालिद प्रधान ने किया है, जो पूर्व प्रधान था। उसने सबके लिए वहीं कलेक्ट्रेट के पास कहीं किसी ठेले पर बिरयानी बनवाई थी, और 4-4, 6-6 लोग आके बिरयानी खा के फिर वहीं जाके बैठ जाते थे। तख्ती जो रंगवाई गई है वो छर्रा बाज़ार के किसी पेंटर के यहाँ, जो उस पर नारे लिखे गए हैं पुलिस के ख़िलाफ़, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़राब नारे थे, वो जो लिखे गए हैं वो एक पेंटर के यहाँ किए गए हैं, और उस पेंटर को इतने पैसे दिए हैं। तो इतने दिनों से इतनी पैरवी और इतना पैसा खर्च करके पैरवी जो पूर्व प्रधान कर रहे थे, ये बात अमानत ने बताई। तो ये हुआ कि पहले इसी का नंबर लगवाया जाए, हालांकि ये पीड़ित पक्ष है, यही पैरवी कर रहा है,
बार बार वादी को लेके यही आता है, लेकिन इसके नंबर को सर्विलांस पे लगवाया जाए कि आखिर इसकी एक्टिविटी क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 3 महीने हो गए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हर एंगल पे पता कर रही है, लेकिन इनका दबाव सिर्फ इसका दबाव ये नहीं था इस ग्रुप का कि सही मुलजिम का पता करिए अगर आप मान रहे हैं कि ये गलत मुलजिम हैं। उसका सिर्फ ये था कि साहब हमने नामजद कराया है, इनको तुरंत गिरफ्तार करिए। क्या साक्ष्य की ज़रूरत है, मैंने 4-4 5-5 गवाह इसमें लिखवाए हैं, इनको यहाँ से आते देखा, उनको वहाँ से। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि जिन गवाहों के नाम एफआईआर में लिखाए गए थे, उन गवाहों की में भी 2 या 3 की लोकेशन उस दिन गांव में नहीं थी। पूरा फैब्रिकेटेड सा प्राइमा फेसी ही लग रहा था। सब लोग मान रहे थे, जितने लोग इसकी विवेचना में, इसके अनावरण में, इसकी टीमों में, अपराधियों को पकड़ने में लगे हुए थे, सब ये मान रहे थे कि ये फैब्रिकेटेड है, ये गलत है, लेकिन असली तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। खालिद का नंबर लगवाया गया, उसको सीरियसली सुना जाने लगा, क्योंकि अब अधिकारीगण भी लखनऊ में बैठे हुए वो नाराज़गी व्यक्त करने लगे और ये भी कहने लगे कि जांच करा के जो लोग ढिलाई बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप अंदाज़ लगा सकते हैं उस समय क्या दबाव रहा होगा। तो इतनी जानकारी मिलने के बाद खालिद के सीडीआर को एनालाइज करना पड़ा। अमानत ने गांव में एक बात और बताई थी कि खालिद जब इलेक्शन हार गया था, काउंटिंग हॉल से बाहर निकला और वर्तमान प्रधान माला वाला पहन के विजय जुलूस से निकलने लगा, तो अचानक वो अपने समर्थकों के साथ उनके साथ सामने आ गया और उसने ये भी कहा कि तुम 7 दिन से ज़्यादा प्रधानी नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें प्रधानी नहीं करने दूंगा। इनकी बहुत रंजिश थी। इसके पहले जो वर्तमान प्रधान है उसके पिता भी प्रधान थे, उनकी हत्या हो गई थी, बीच में इलेक्शन हुआ था, फिर वर्तमान प्रधान जीता, फिर खालिद प्रधान हार गया। कुछ इस तरह की बातें वहाँ रंजिशन होती रहीं और ये 3-4 चीज़ें इकट्ठा करके अमानत के कहने का आशय ये था कि हमें खालिद पर फोकस करना चाहिए। पैरोकार है, पीड़ित पक्ष है, लेकिन इस पर फोकस करना आवश्यक है। जब उस पर एनालाइज किया गया तो उसमें एक बात तो बहुत साफ आई कि जितने पॉलिटिकल डेलीगेशन आए, जितनी दरख्वास्त देने वाले लोग थे, जितने उस दिन ट्रैक्टर में भर के आए थे, सब से खालिद की बात हुई थी। 1 दिन 2 दिन बात होने के बाद वो तीसरे दिन डेलीगेशन भी आ गया और जितना यानी सेंटर ऑफ एक्टिविटी खालिद था, जो पैसा भी खर्च कर रहा था और जो इस तरह से पुलिस पर, और पहले उसने पुलिस के यहाँ भेजना शुरू किया, डीआईजी रेंज वहाँ बैठते हैं, मेरे यहाँ बैठते हैं। फिर उसके बाद ये लगा कि पुलिस नहीं कर रही है तो कमिश्नर साहब और डीएम साहब के यहाँ डेलीगेशन, हर दिन कोई ना कोई डेलीगेशन, और डेलीगेशन देने के बाद तुरंत एक उसका प्रेस नोट और अगले दिन अखबार में कहीं न कहीं सतरापुर के 13 हत्याकांड को जगह मिल जाती थी। और फिर सारी कटिंग, हर दिन की कटिंग काट के उसको डीजी के यहाँ, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उसको जहाँ जहाँ संभव है सभी अधिकारियों के यहाँ रजिस्ट्री हो जाती थी। बिल्कुल 10-10 किलो के बंडल बन गए थे उस समय प्रार्थना पत्रों के। एकदम परेशान हो गया था मन। तो एक दिन इसी मीटिंग में सारे लोग बैठे हुए थे, सब परेशान हो गए थे और वहीं पर मीटिंग में सब कहने लगे कि साहब जो ये नामजद अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, इनकी उनसे रंजिश है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, इनको जेल भेज देना ही अब उचित होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर क्या ये लोग निर्दोष हैं जो भेजे जाएंगे, मान लिया, लेकिन कोर्ट में उनके पास एक रास्ता रहेगा, अपनी सीडीआर प्रस्तुत करेंगे, सब कोर्ट से छूट जाएंगे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, हमारे ख्याल से इनको अब जेल भेज देना चाहिए। सारे लोग एक स्वर में, एक मत में होकर बोल रहे थे, लेकिन वो नौजवान आईपीएस महिला अधिकारी अमानत मान वहाँ पर डिसएग्री हो गई। उसने कहा सर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखें आरोप, 3-3 महिलाओं की हत्या का, 3-3 लोगों की हत्या का आरोप, 2-2 महिलाओं के साथ रेप और उसकी हत्या का आरोप। इस आरोप में जो जेल जाएगा, कितनी भी सफाई दे, सालों साल वो जेल रहेगा। और निरपराध आदमी को इतने दिनों तक मर्डर के अपराध में जो उसके ऊपर एक स्टिग्मा भी लगेगा हमेशा के लिए, उसमें एक पढ़ने वाला बच्चा भी है, और ऐसे भेजना ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर हो रही है, लेकिन सही मुलजिम हम पकड़ेंगे और हम सही मुलजिम भेजेंगे।
ये इन लोगों को, निरपराध लोगों को भेजना ठीक नहीं है। लेकिन ये निरपराध कहने वाले या ये समझने वाले कि नामजद मुलजिम गलत नामजद किए गए हैं, ये बस पुलिस में इतने ही लोग थे, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। रोज़ रोज़ एक प्रेस नोट, रोज़ रोज़ एक पत्रक, रोज़ रोज़ एक डेलीगेशन, रोज़ ऊपर से किसी न किसी अधिकारी से टेलीफोन करवाना, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा अपराध इन्वेस्टिगेशन करने वाले और सारा अपराध पुलिस वालों ने किया है। बहुत ही उस समय गंभीर बात हो गई थी। तो ये तय किया गया कि अब खालिद को लिसनिंग पे लिया जाए। लिसनिंग पर हम लोगों ने सब पर ध्यान छोड़कर, जब सब सारी चीज़ें बताई हमको हमारे सर्विलांस सेल ने कि सेंटर ऑफ एक्टिविटी इज़ खालिद, और जो कुछ हो रहा है, जितना दबाव, वो खालिद की वजह से हो रहा है, तो खालिद को लिसनिंग पे लिया गया। एक बहुत चौंकाने वाली बात एक दिन बहुत छोटी सी आई कि छर्रा कस्बे के एक बड़े प्रभावशाली नेता हैं, पहले कभी वहाँ छर्रा कस्बे के पदाधिकारी भी रहे हैं। उनकी रिवॉल्वर, जो इसमें एक शकील करके इनके पक्ष का आदमी है, उनके यहाँ रखी हुई है। ये बात समझ में नहीं आई कि शकील के यहाँ उनकी ये रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर क्यों रखी हुई है। एक दिन खालिद ने कहा कि उसको हटा दो, ऐसा लग रहा है पुलिस को कुछ शक हो गया है। ये दोनों ही बातें बहुत इम्पॉर्टेंट थीं। क्राइम ब्रांच फ़ौरन भागी यहाँ से और शकील के यहाँ से ये रिवॉल्वर बरामद कर ली, जो उन प्रभावशाली नेता की थी। और वही प्रभावशाली नेता ऐसे थे जो रोज़ रोज़ उनको नामजदों की गिरफ्तारी के लिए पैरवी किया करते थे। रिवॉल्वर बरामद होने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, मोबाइल ऑफ करके वो कहीं चले गए, ढूंढे नहीं मिल रहे थे, तमाम लोगों से सिफारिश करा रहे थे कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात, किसी ने कहा कि भैया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, सारी मेहनत बेकार हो गई। ये फ़ोन आया था राजस्थान से, एक टीम भेजी गई और राजस्थान से जावेद, रेजिडेंट ऑफ पिपरौली, गोपालगढ़, भरतपुर, राजस्थान पकड़ कर आ गया। घटना के 5 महीने बाद फिर रियाजुद्दीन सतरापुर का, उससे बहुत बात होती थी जावेद की, और फिर बबलू जो सोरों कासगंज का रहने वाला था। तीनों ही मेवाती मुस्लिम थे। आ गए इनके साथ। परेशान पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था कि भाई सारी मेहनत बेकार हो गई, कौन सी मेहनत की थी तुमने जो बेकार हो गई, और अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं हुए। 2 दिन तक, हालांकि 24 घंटे में हमें उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए था, लेकिन 2 दिन तक उसको, चाहे उसे इल्लीगल कह लें, जैसे भी डिटेंशन का नाम दे लें, हम लोगों को सबको उम्मीद थी कि ज़रूर कुछ न कुछ इससे निकलेगा, वरना इस तरह की बात फ़ोन पर करना संभव नहीं था। उसके साथ हर तरह की पूछताछ हुई, झटका पूछताछ भी उससे बहुत लंबे समय तक की गई, और बाद में पूरी प्लानिंग सामने आ गई। बहुत सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी, और जो जो इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं उनको तो वो कभी भूल भी नहीं सकता है। इन तीनों ने बताया कि साहब जैसे ही वो जीत गया, वैसे ही जैसे खालिद के घर में बिल्कुल गम हो गया, और वो प्रतिशोध से इतना जल रहा था, उसने ये कहा कि हमें हर हाल में महीने भर के भीतर री इलेक्शन कराना है प्रधानी का। री इलेक्शन तभी होगा जब वर्तमान प्रधान मारा जाएगा या वर्तमान प्रधान के ऊपर गंभीर चार्ज लगेगा और वो जेल चला जाएगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। और ऐसे गंभीर आरोप में जाए कि सालों साल उसको यहाँ आने की नौबत ना आए, तब हम इसमें री इलेक्शन कराएंगे, या हम किसी तरह से उसके कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। उन लोगों ने प्लान बनाया। सबसे उनके खेमे के, जो हारे हुए प्रधान के खेमे की सबसे गरीब फैमिली यही थी जो इस घटना में मृतक थे, जो अनवरी बेगम, कौसर जहां और तीसरा लड़का जिसको डॉन कहते थे, यानी अजीम उर्फ डॉन। ये और अजीम उर्फ डॉन जो है वो मंद बुद्धि था, मेंटली चैलेंज्ड जिसे कहते हैं। तो वो ये सबसे कमज़ोर फैमिली थी। जो इसके लड़के थे वो बाहर मजदूरी का काम करते थे, इधर उधर थोड़ा बहुत घरों में काम करके वो पैसा जुटा के बच्चों के, जो दोनों बच्चे थे, बेटा और बेटी,
उसका जीविकोपार्जन किया करती थी। इन लोगों ने प्लान किया कि ये इनके जो सबसे नज़दीक आदमी था सैदू, वो अनवरी बेगम के घर के एक घर छोड़ के तीसरे घर में था और अनवरी बेगम प्रतिदिन उसके यहाँ से दूध लेने जाती थी। प्लान करके सैदू से ये कहा गया कि जब वो दूध लेने आए उसको मार दो, मारने के बाद उसकी लाश छिपा दो, हम मुकदमा लिखाएंगे कि साहब अपहरण हो गया, लाश नहीं मिल रही है, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाएंगे, पुलिस दबाव में आ जाएगी और जब पुलिस दबाव में आ जाएगी तब हम इनको जेल भिजवा देंगे। बात तय हो गई। उस दिन शाम को, घटना वाले दिन शाम को, यानी 8 अक्टूबर 2016 को, जब 6:30 बजे या 7:30 बजे के आसपास अनवरी बेगम दूध लेने के लिए सैदू के यहाँ गईं। सैदू के यहाँ पहले ही तैयार से 4-5 लोग थे जिनको इन्होंने, मेवाती ही थे, इसके खेमे के थे, इसकी सपोर्टर थे, दूर दराज की रिश्तेदारी के थे, इनको बाहर से बुला के वहीं इकट्ठा रखा गया था। अनवरी बेगम जैसे ही दूध के लिए आई, उसको वेट करने के लिए बताया। थोड़ी देर में 3-4 लोग आए और उसका मुंह दबा के भीतर वाले कमरे में ले गए। उसे निर्वस्त्र करके 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसका गला घोट दिया। जब वो मर गई तो सैदू ने कहा कि भाई मर गई है, हम अपने यहाँ रिस्क नहीं लेंगे, इसकी बॉडी को बाहर ले चल के गाड़ना है, जैसा खालिद भाई ने बताया है। फिर ये अच्छा, इस बीच में काफ़ी टाइम हो गया तो खाना शाम को गांव में खाने का वही समय 8 साढ़े 8 बजे होता है। खाना तैयार कर रही थी अनवरी बेगम की बेटी कौसर जहाँ। उसने बताया अपने बेटे को, अजीम को, कि देखो अम्मा को आज बहुत देर हो गई, उसको आवाज़ लगा दो, अब हम रोटी सेंकने वाले हैं, आके खाना खा ले। वहाँ से जब अजीम उर्फ डॉन, जो मेंटली चैलेंज था, मद्न बुद्धि था, वो अपनी माँ की खोज में सैदू तक, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि सैदू के यहाँ दूध लेने गई है, लगता है वहाँ बातचीत करने लगी, बैठ गई, उसको बुला के ले आओ, खाना खा ले। सैदू जब वहाँ उसके नज़दीक पहुँचा, मेन जो पगडंडी है उससे बाईं तरफ उसका मकान है, दाईं तरफ सैदू का मकान है। जैसे ही वो मेन पगडंडी तक पहुँचा तभी वो देखा उसने, स्ट्रीट लाइट जल रही थी कि 4 लोग उसकी माँ को हाथ पैर से पकड़ के लादे हुए तेज़ी से सड़क की तरफ जा रहे हैं। उसके बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन वो पीछे पीछे हो लिया। ये लोग उस पतली सी सड़क को पार करके उस तरफ गन्ने के खेत में गए। ये पीछे पीछे लगा रहा। रात थी, अंधेरी रात थी। इसने दूर से जो देखा वो ये देखा कि वो उसकी कुछ लोग गड्ढा खोद रहे हैं और उसकी माँ किनारे है। मुलजिमों ने जो बताया इनके बयान में कि साहब 3 लोग गड्ढा खोद रहे थे और बाकी 4 लोग गड्ढा खोद रहे थे, और इसी में से एक उनके साथ उसके शव के साथ रेप करने लगा। बाकी लोगों ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो वो नाराज़गी में वहाँ से, रेप करने के बाद वहाँ से बोले मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना हो कर लीजिए। वो गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में ही उसे अजीम यानी डॉन खड़ा हुआ दिखाई दिया। एकदम से वो घबरा गया। लौट के उसने बताया कि उसका लौंडा भी यहीं खड़ा हुआ है, तुम जो कर रहे हो वो देख रहा है। ये सब चुपचाप जिसको कहते हैं दबे कदम से वहाँ गए और उसका मुंह पकड़कर वहाँ से आगे की तरफ ले गए। दूसरे गन्ने के खेत में उसे गला दबा के मार दिया और ये कहा कि पहले अनवरी बेगम को दफना लेते हैं, उसके बाद फिर आके इसको दफना देंगे, फिर दोनों की गुमशुदगी लिखाई जाएगी, पुलिस पर और दबाव बनेगा और इन्हीं लोगों पे कराएंगे। 2-3 दिन बाद फिर बॉडी का पता बता देंगे और फिर ये कहेंगे साहब पुलिस ने उस समय कोई एक्ट नहीं किया, पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। और देखिए इन्हीं मुलजिमों ने, चूँकि ये हमारे सपोर्टर थे, तो नए प्रधान के लोगों ने इनको मार के यहाँ पर गाड़ दिया। जब माँ और अजीम काफ़ी देर हो गया नहीं लौटी तो ये घबरा के बाहर निकली कौसर, और ये सैदू के घर के बाहर खड़े होकर अम्मी अम्मी आवाज़ लगाने लगी। और उसके बाद भाई का नाम लेके डॉन डॉन आवाज़ लगाने लगी। उसको लगा कि लोग कहीं बैठे हुए हैं, कोई किसी काम में बिजी हो गए, नहीं आ रहे हैं, आवाज़ सुन के बाहर निकलेंगे। लेकिन रात का सन्नाटा था, वो यहाँ आवाज़ लगा रही थी
और वहीं सामने की तरफ खेत में ये लोग शव को गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। इसकी आवाज़ सुनते ही ये वहाँ से भागे। सैदू भी भागा, बाकी लोग भागे कि लगता है कि अब बात खुल जाएगी, गांव के और लोग इकट्ठा होंगे, कहाँ गए, फिर बात खुलेगी। बहुत तेज़ी से भागे। वो सैदू की मकान के सामने ही आवाज़ लगा रही थी। सैदू ने उसका मुंह दबा लिया और बोला, अभी फ़ौरन इसको मार दो, नहीं तो अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके साथ जो 3 लोग थे जिन्होंने अनवरी के साथ वहाँ बलात्कार किया था, तो उन्होंने कहा, सैदू भाई अब इसको ले जाने दो, मार तो हम इसे देंगे। वो तीनों उसका मुंह दबा के वहाँ से कौसर जहाँ के मकान के ठीक पीछे एक पुराना ट्यूबवेल है, वहाँ ले गए और वहाँ तीनों ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची की, 13 वर्ष की उस बच्ची कौसर जहाँ की, रेप के दरमियान ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन तीनों ने रेप करने के बाद उसका गला दबाया और वो गले पर जो चोट आई, जो स्ट्रेंगुलेशन का निशान आया, वो पोस्टमार्टम आया, यानी जान उसकी पहले ही निकल गई थी और मृत होने के बाद उसे गला दबा के इंश्योर किया गया कि ये मर जाए। चूँकि वो जो वो था, पंप सेट था, ट्यूबवेल था, वो खालिद प्रधान का था, इसलिए इन लोगों ने कहा कि इसको यहाँ रखोगे तो लोग शक करेंगे। उसकी बॉडी को टांग के उसी किचन में निर्वस्त्र उस बॉडी को वहीं पर सीधे फेंक कर ये लोग वहाँ से चले गए और ये समझा कि अब हम लोगों का काम अब हो जाएगा। इन तीनों को जिन्होंने ये किस्सा बताया, जिन्होंने ये बात बताई, एक एक चीज़ वेरीफाई हो गई। फिर इनको तीनों को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया। जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगली दबा ली। एक तो ये कि पुलिस ने अच्छा किया जो नामजद लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, वरना निरपराध लोग इतने गंभीर आरोप में जेल में होते। दूसरा, भले बहुत टाइम लग गया, पुलिस पे बहुत दबाव था, पुलिस पे बहुत आरोप थे, लेकिन उन्होंने सही सही इस मुकदमे को खोला। इसमें जो मुख्य लोग थे, खालिद, शकील और सैदू, ये तीनों फरार हो गए। इन पे इनाम रखा गया, 25-25 हज़ार रुपये इनाम रखा गया और एक एक करके फिर इनकी गिरफ्तारी शुरू हुई। 8 अक्टूबर 2016 की इस घटना में अंतिम गिरफ्तारी 14 महीने बाद 3 दिसंबर 2017 को हुई। लेकिन अंत में ये सेटिस्फेक्शन रहा कि हमने जो गलत नामजद निरपराध लोग थे उन्हें जेल नहीं भेजा और प्रधानी की रंजिश में उनका पूरा प्रयास यही था कि मर्डर होगा, पॉक्सो होगा, रेप के साथ हत्या करने कोई समय इतना बवाल होता है कि पुलिस कितने देर तक रजिस्टर करेगी, इन्हें जेल भेज देगी। वर्तमान प्रधान सहित इनके सारे बड़े सपोर्टर्स जब जेल चले जाएंगे तब हम आराम से इनकी प्रधानी पर काबिज हो जाएंगे। मर्डर का भी एक और प्लान था इसमें कि इसके बाद 2 और मर्डर करेंगे, वो आरोप भी इन पर लगेगा और फिर इनकी प्रधानी बर्खास्त हो जाएगी और इलेक्शन होगा और हम दोबारा अब की बार प्रधान हो जाएंगे। प्रधानी की रंजिश में हालांकि जब बातचीत इनसे होती रही है, टूटने में बहुत बहुत देर की इन्होंने। हमारी सारी पूछताछ, अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत बहुत अच्छी वाली, झटका वाली, इसको भी ये सह गए। और फिर उन्होंने कहा, साहब, उनसे ये कहा गया कि तुमको शर्म नहीं आई, 13 साल की बच्ची थी, तुम्हारी रिश्तेदार थी, तुम्हारी सजातीय थी और इतना ब्रूटल, इतना विभत्स कार्य उसके साथ किया। तो एक ही कहते, साहब हम मेवाती हैं, हमें इन चीज़ों से परहेज़ नहीं है। और मैंने आपको बहुत पहले कई बार बताया है कि ये क्रिमिनल ट्राइब जो उधर राजस्थान की पूरी बेल्ट में, वहाँ से लेकर मथुरा तक, इनके जो किए गए इस तरह के कार्य हैं वो बहुत मशहूर हैं। रेप करना क्राइम के समय में ये आदत है इनकी। और इस घटना के बारे में, ये सतरापुर की घटना के बारे में बहुत मशहूर है। मुझे उम्मीद है कि इतने सालों बाद भी अलीगढ़ के जो लोग भी देख रहे होंगे या जो लोग भी इसे देखेंगे, सतरापुर की उस घटना से अच्छी तरह से, 100% अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। गूगल पे भी ये भरा पड़ा हुआ था कि प्रधानी की रंजिश में अपने ही परिवार की 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि वर्तमान प्रधान जेल चला जाए।
आज के लिए बस इतना ही। अगले क्राइम के साथ मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।